हेलो एवरीबॉडी, मैं संजय कुमार हाजिर हूं आप सबके सामने आपका अपना स्टडी चैनल लेकर के स्टडी टिपलेट। आज हम 7th क्लास की ज्योग्राफी से एनसीईआरटी की बुक का चैप्टर नंबर 1 पर्यावरण को सरल भाषा में पढ़ेंगे और साथ के साथ हम इसको समझेंगे। तो बहुत ही बढ़िया हम आप लोगों के लिए एक एक्सप्लेनेशन वीडियो लेकर के आए हैं। जितने भी स्टूडेंट एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ना पसंद करते हैं या कोई एचटेट की तैयारी कर रहा है, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो ये एक्सप्लेनेशन उनको हेल्प करेगी। इन्हीं बुक्स में से क्वेश्चन जो है उनसे पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। लंबे अवकाश के बाद जब रवि स्कूल जा रहा था तब उसने देखा कि उसके स्कूल के पास वाले खेल के मैदान में खुदाई हो रही थी। तो उसके स्कूल के पास एक मैदान था और वहां खुदाई हो चुकी थी और उसने देखा एकमात्र वही मैदान उनके खेलने के लिए वहां पर था। लोगों ने बताया कि वहां पर फ्लैटों वाली एक बड़ी इमारत बनेगी। उसने मैदान को खुदा हुआ पाया तो लोगों से पूछा तो लोगों ने उसको बताया कि यहाँ पर एक फ्लैटों वाली छोटे छोटे जो फ्लैट होते हैं उनकी एक इमारत बनेगी। जब रवि को समझ आया कि गेंदे के फूल और मुलायम घास तथा तितलियों वाला यह विशाल मैदान अब सदा के लिए नष्ट हो चुका है तो उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे। तो यह सब सुनकर के रवि को बहुत दुख हुआ। उसे तितलियों की विषय में बड़ा दुख होता है और फूलों की सोच करके वह मायूस हो जाता है। यह बात उसने अपने सहपाठियों को बताई। सुबह की सभा में प्रधानाचार्य ने भी बहुत उदासी से कहा, देखो कैसे हमारा पर्यावरण बदल रहा है। वहीं फिर स्कूल जब लगता है और वहां असेंबली होती है तो उस असेंबली के दौरान उस सभा में प्रधानाचार्य भी अपने पर्यावरण को नष्ट होता देख करके बच्चों को बहुत कुछ बताते हैं। रवि ने कक्षा में पहुंचकर अपने शिक्षक से पूछा, पर्यावरण क्या है? जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हो, शिक्षक ने बताया। तो रवि बड़ी ही मासूमियत से अपने टीचर से पूछता है कि सर ये पर्यावरण क्या होता है? तो शिक्षक भी उसको बताते हैं कि जो कुछ वस्तुएं, दृश्य या अदृश्य जो भी चीजें हैं जो आपके आसपास है वो आपका पर्यावरण है। रवि कहने लगा, इसका अर्थ है स्कूल भवन, कक्षा में रखी कुर्सियां, मेज, यहाँ तक कि खुला मैदान, कूड़ा करकट, सड़क, मेरे दोस्त और ये सभी पर्यावरण के अंग है। तो टीचर से रवि कहता है कि ये सभी भी मेरे पर्यावरण का ही एक हिस्सा है। तो टीचर कहता है हाँ। शिक्षक ने कहा, लेकिन जरा रुको, कुछ वस्तुओं का निर्माण प्रकृति ने किया है। तो शिक्षक कहता है कि पर्यावरण को भी हम डिवाइड करते हैं। कुछ वस्तुएं प्रकृति के द्वारा बनाई गई हैं, जैसे नदियां, पर्वत, पेड़, प्राणी, जबकि अन्य वस्तुओं का निर्माण मनुष्य ने किया है, जैसे कि कार, कपड़े, सड़क, किताब आदि। अब दो छात्र मिलकर कार्य कीजिए। अपने पास बैठे सहपाठी के साथ मिलकर मानव और प्रकृति द्वारा निर्मित वस्तुओं की सूची बनाइए। तो टीचर उनको अपना काम करने के लिए बोलते हैं। टीचर उनको कार्य करने के लिए कहते हैं और बच्चे सूची बनाना शुरू कर देते हैं। परमजीत, रवि, जस्सी, आशा, मुस्तफा सभी यह सूची बनाने के लिए उत्सुक थे। इकबाल ने पूछा, हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है? तो उन्हीं में से उनका एक सहपाठी पूछता है कि हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है? तो शिक्षक उत्तर देता है, ऐसा हमारी आवश्यकताओं के कारण होता है। ये दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती हैं। जैसे जैसे हमारी आवश्यकताएं बढ़ती हैं वैसे वैसे हम नित्य नए नए आविष्कार करते हैं और पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए हम प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन करते हैं और कभी कभी उसे नष्ट भी कर देते हैं। उपयुक्त वार्तालाप से आप समझ गए होंगे कि जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोगों, वस्तुएं, स्थान और प्रकृति को पर्यावरण कहा जाता है। तो आप भी डियर स्टूडेंट समझ गए होंगे कि हमारे चारों तरफ पाई जाने वाली सभी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स जो हैं वो पर्यावरण है। यह मानव निर्मित और प्राकृतिक परिघटनाओं का मिश्रण है। प्रकृति पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जैविक और अजैविक दोनों परिस्थितियां शामिल है, जबकि मानवीय पर्यावरण में मानव के द्वारा बनाई गई सभी चीजें शामिल हैं। तो आइए यहाँ देखते हैं बच्चों,
आपकी मोबाइल स्क्रीन पर एक चित्र है, इसमें आप बहुत कुछ समझ सकते हैं। पर्यावरण के घटक हैं, पहले तो मानव है, यहाँ मानव है और मानव के चारों तरफ ये सारे पर्यावरण के घटक हैं। और यहाँ पर घटक में क्या आएगा, एक प्राकृतिक जो प्रकृति के द्वारा बने हैं और दूसरा है मानव निर्मित। तो देखिए इनमें आपको छांटना है प्राकृतिक कौन से हैं और मानव निर्मित कौन से हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं सजीव जैव मंडल है, ये प्राकृतिक है, स्थल मंडल है, प्राकृतिक है, फिर वायुमंडल है, ये भी प्राकृतिक है, और जल मंडल है, ये भी प्राकृतिक है। ये सभी पर्यावरण के एक प्राकृतिक घटक के उदाहरण हैं। मानव निर्मित में देखते हैं पार्क है, इमारत है, पुल है, सड़क है, उद्योग है, स्मारक है, ये सभी मानव निर्मित पर्यावरण में आते हैं। इसके बाद जो मानव है, मानव कैसे रहता है, एक व्यक्ति फिर उसका परिवार होता है और वही परिवार फिर एक समुदाय में रहता है और ये समुदाय और परिवार एक धर्म से जुड़े होते हैं तथा यहाँ पर शिक्षा के स्तर भी पाए जाते हैं और आर्थिक तथा राजनीतिक गतिविधियां भी होती रहती हैं। ये सभी हमारे पर्यावरण में हम करते रहते हैं और इन्हीं को आगे बढ़ाने के लिए हमें कुछ चीजों की आवश्यकता पड़ती है, जिसे पूरा करने के लिए हम नए नए उपाय खोजते हैं और उन उपायों की वजह से हमारे पर्यावरण पर कुछ प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर बताया गया है मानव की गतिविधियां, उनकी परस्पर क्रियाएं एवं उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं शामिल हैं। प्राकृतिक पर्यावरण के विषय में देखते हैं। जल, वायु, भूमि, पेड़ पौधे तथा जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं। स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैवमंडल से आप पहले से ही परिचित होंगे। आओ अब हम इनके बारे में कुछ और तथ्यों की जानकारी प्राप्त करते हैं। उससे पहले शब्द उत्पत्ति यहाँ दिखाया गया है। इन्वायरमेंट यानी कि पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द इन्वायरोनेयर या एनवायरोनर से हुई है, जिसका अर्थ है पड़ोस। तो यहाँ पर बताया गया है पृथ्वी की ठोस परपट्टी, जो हमारी पृथ्वी की ऊपरी सतह है उसके विषय में बताया है, अथवा कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। पृथ्वी की ऊपरी ठोस परपट्टी या ऊपर की जो कठोर परत है उसको स्थल मंडल कहते हैं। यह खनिजों एवं चट्टानों से बनी होती है और मिट्टी की पतली परत से ढकी होती है। यह पहाड़, मैदान, पठार, घाटी आदि जैसी विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल होता है। यानी कि ये सभी स्थलाकृतियां या भू आकृतियां पाई जाती हैं हमारी ऊपरी सतह पर। ये स्थलाकृतियां महाद्वीपों के अलावा महासागरों की सतह पर भी पाई जाती है। जो महासागर है उनके अंदर भी ये स्थलाकृतियां हमें पाई जाती हैं। स्थल मंडल वह क्षेत्र है जो हमें कृषि, वन और मानव बस्तियों के लिए भूमि तथा पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। यह खनिज संपदा का भी एक स्रोत है और ये सभी स्रोत जो है हमें भूमि की ऊपरी सतह से प्राप्त होते हैं। दूसरा देखते हैं, जल के क्षेत्र को जल मंडल कहा जाता है। यह जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, समुद्र, झील, महासागर आदि जैसे सभी जलाशयों से मिलकर बनता है। यह सभी प्राणियों के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। हमारी पृथ्वी की ऊपरी सतह पर जैसे जीवन पाया जाता है वैसे ही इन जलीय क्षेत्रों में भी एक जीवन पाया जाता है। तो आप सब जानते ही होंगे। आगे है, पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहा जाता है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों तरफ के वायुमंडल को थामे रखता है। पृथ्वी का अपना एक बल होता है जिसे हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं और वह वायुमंडल को थामे होता है। इसी के साथ ही पृथ्वी अपने ऊपर मौजूद सभी वस्तुओं को, सभी आकृतियों को, पहाड़ों को, सभी को बांधे हुए है। बांधे हुए का मतलब है थामे हुए है। यह सूर्य की भीषण गर्मी और हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। इसमें कई प्रकार की गैसें, जलवाष्प एवं धूल कण उपस्थित रहते हैं। वायुमंडल में परिवर्तन होने से जलवायु
एवं मौसम में परिवर्तन होता है। जैसे ही वायुमंडल में कैसा भी परिवर्तन हो जाता है, वैसे ही हमारे मौसम में भी परिवर्तन हो जाता है और जलवायु पर भी प्रभाव पड़ता है। तो जीव जंतु एवं पादप मिलकर जैव मंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। जब स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल तीनों मिलते हैं तो एक अनुकूल दशाएं बनती हैं, जिसमें किसी भी जीव के जीने के लायक दशाओं का निर्माण होता है। और इसी तरह से इस संगठन के तहत जब कोई जीव जंतु या पादप पाया जाता है तो फिर ये संपूर्ण बन जाता है जैव मंडल यानी कि सजीव संसार। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहां जल, स्थल और वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। तो आप समझ गए होंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन बनने वाला है। आइए अब हम यहाँ पर पारितंत्र के विषय में जानते हैं। ये पारितंत्र क्या है? ये एक ऐसा तंत्र है जो हमें एक दूसरे को, किसी भी वस्तु को, जीव को, निर्जीव को, मनुष्य को, पेड़ को, पत्थर को, सबको आपस में जोड़े रखता है। तो देखिए, रवि की कक्षा की एक एनसीसी कैंप में जेसी ने आश्चर्य से कहा। तो रवि की कक्षा से एक जेसी थे जो कैंप में गए हुए थे एनसीसी में, उसने आश्चर्य से कहा, कितनी मूसलाधार बारिश हो रही है, इससे मुझे अपना केरल याद आ गया। वह शायद केरल का था, इसीलिए वह कह रहा था कि मुझे इतनी मूसलाधार बारिश देख करके मेरा केरल याद आ गया। तुम सबको आकर देखना चाहिए कि कैसे नारियल के बागानों और हरे भरे खेतों में लगातार वर्षा होती रहती है। ये केरल की बात कर रहा है कि वहां पर ऐसे ही वर्षा होती है और नारियल के बागान होते हैं। तभी जैसलमेर निवासी हीरा ने आश्चर्य से कहा। अब यहाँ पर एक साथी इनका जैसलमेर राजस्थान का है, जो बड़े ही आश्चर्य से कहता है, हमारे यहाँ बारिश होती ही नहीं है, हमें तो दूर दूर तक केवल रेत एवं कीकर ही कीकर नजर आती हैं, परंतु वहां ऊंट भी तो मिलते हैं, रवि ने कहा। अब ये सारी बात सुन करके जो यहाँ पर हीरा कह रहा था, तभी तुरंत रवि बोलता है, परंतु वहां पर ऊंट भी तो मिलते हैं। तो हीरा ने कहा, ऊंट तो मिलेंगे ही, जब तुम हमारे रेगिस्तान आओगे तो तुम्हें छिपकली, सांप एवं अनेक कीट भी देखने को मिलेंगे। रवि हैरत में पड़ गया। अलग अलग स्थान पर पाए जाने वाले जीव जंतु, वनस्पति तथा लोगों के रहन सहन के तरीके इतने भिन्न क्यों हैं? क्या सभी का एक दूसरे के साथ संबंध है? तो यहाँ पूछा है रवि ने, क्या सभी का एक दूसरे के साथ संबंध है? तो शिक्षक भी जवाब देते हैं, हाँ, बहुत संबंध है। अब आगे हम समझने से पहले कुछ देखते हैं। पैराग्राफ आए हैं तो यहाँ कहा है, आओ कुछ करके सीखें। अपने स्कूल और घर में आप जो पानी इस्तेमाल करते हैं वह कहाँ से आता है, और हमारे दैनिक जीवन में पानी के विभिन्न उपयोगों की सूची बनाएं। ये सब बातें आपको बतानी हैं। फिर से पूछा है, स्कूल जाते समय आकाश को देखें, ध्यान दें कि दिन कैसा है, आसमान में बादल हैं, वर्षा हो रही है या तेज धूप है, कोहरा है, ये सब आपको बताना है। तभी शब्दावली में हमने शब्द को देखा, पारितंत्र को, और देखते हैं वह तंत्र जिसमें सभी जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक और रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे रहते हैं। यह सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संभव है। इसी को ही पारितंत्र कहते हैं, जब सभी जीव एक दूसरे के साथ रहते हुए अपना जीवन जीते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि शिक्षक आगे क्या कहता है। सभी जीव जंतु, पेड़ पौधों एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित है। तो मानव भी आश्रित है पर्यावरण पर, प्राय वे एक दूसरे पर भी निर्भर हैं, और जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के मध्य का संबंध ही
पारितंत्र का निर्माण करता है। आप समझिए कि अगर अमरूद का पेड़ ना हो तो हम कैसे खाएंगे अमरूद, और अगर हम अमरूद का पेड़ उगाते हैं तो हमारे साथ साथ दूसरे जीव भी खाएंगे अमरूद। हम फसलें उगाते हैं तो उससे हमें अनाज मिलेगा, उसके द्वारा जो उसके अंग बच जाते हैं फसल के, तो उससे हमारे मवेशियों को सानी मिलेगी और हमें जलाने के लिए ईंधन मिलेगा। तो ये बहुत सी बातें हैं जो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ये पारितंत्र का ही हिस्सा है। अधिक वर्षा वाले वन, रेगिस्तान, घास स्थल, पर्वत, नदी, झील, महासागर एवं छोटे से ताल का भी एक पारितंत्र होता है। आपको देखने को मिलेगा कुएं, नदियों, तालाबों में जो जीव पाए जाते हैं वो भी एक पारितंत्र है। क्या आपको लगता है कि जिस पार्क में रवि और उसके सहपाठी खेलते थे वह भी एक पारितंत्र बनाता था? तो हाँ, वहां पर भी कुछ जीव थे, कीट थे, कुछ तितलियां थी, और भी बहुत से जीव होते हैं और घास होती है। तो ये सब एक पारितंत्र बनाते हैं। फिर आगे यहाँ पर है, क्या आप जानते हैं हर वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। विश्व पर्यावरण दिवस अभी एचएससी के एग्जाम में भी पूछा गया था और अन्य कंपटीशन एग्जाम में भी कभी कभार पूछ लिया जाता है। तो देखिए, मानवीय पर्यावरण के विषय में जानेंगे। मानवीय पर्यावरण, मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और इसमें अपनी आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करता है। हम मानव ही सभी जीव जंतुओं में सक्षम हो पाए हैं अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने के लिए। इसलिए हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पारस्परिक क्रिया करते हुए हम वातावरण में, पर्यावरण में हम परिवर्तन करते हैं। आदि मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था। जो आदि मानव होता था वह प्रकृति के अनुसार ही चलता था। उनका जीवन सरल था और आसपास की प्रकृति से उसकी जरूरतें पूरी हो जाती थी। समय के साथ साथ कई प्रकार की जरूरतें बढ़ती गई। मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन करने के अनेक तरीके सीख लिए। अब आता है पाषाण काल के बाद नव पाषाण काल आता है, और उस काल में मानव ने आग जलाना सीखा और पहिए का आविष्कार किया। इन दोनों क्रांतिकारी आविष्कारों से उसने नई नई नित नई चीजें बनाई और वह आविष्कार पर आविष्कार करता गया, और आज का स्वरूप आपके सामने है। उसने पशु पालना और फसल उगाना, स्थायी जीवन जीना सीख लिया। पहिए का आविष्कार हुआ तो जरूरत से अधिक अन्न उपजाया गया। वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ। एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का आदान प्रदान होने लगा। व्यापार शुरू हुआ और वाणिज्य का विकास हुआ। तो देखिए आपके सामने किस तरह से हमारी दुनिया बदलती है। और औद्योगिक क्रांति से बृहद पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ हो गया। परिवहन तीव्र गति से प्रारंभ हुआ। सूचना क्रांति से संपूर्ण विश्व में संचार सहज और द्रुत हो गया, और भी ज्यादा तेज हो गया। सूचना क्रांति आने के बाद से तो हमारे जीवन में बहुत ही ज्यादा तीव्रता आ गई। क्या आपको पता है कि आप गर्मी में रसीला तरबूज और सर्दी में भुनी हुई मूंगफली खाना क्यों पसंद करते हो? तो आपको भी जानना होगा। मानवीय और प्राकृतिक पर्यावरण के मध्य यह सही संतुलन होना आवश्यक है। मनुष्य को पर्यावरण के साथ समरसता से रहने और उसका उपयोग सीखना चाहिए। रवि की कक्षा में मिजोरम की नूरी नाम की एक लड़की है और वो मिजोरम से है। वह अक्सर अपने स्थान की हरियाली की बात करती रहती है। खेल का मैदान नष्ट होने के कारण रवि की उदासी देखकर नूरी ने उसे छुट्टियों में अपने घर मिजोरम आने को कहा। तो देखिए यहाँ पर उसकी साथी नूरी उसे हरे भरे क्षेत्र दिखाने के लिए अपने घर आने के लिए उसको निमंत्रण देती है छुट्टियों में। रवि के शिक्षक ने भी सभी विद्यार्थियों से कहा कि छुट्टियों में वे जिन स्थानों का भ्रमण करें वहां के भूदृश्यों, घरों और लोगों के क्रियाकलापों का चित्र बनाकर लाएं। शिक्षक ने भी अपने स्टूडेंट्स को
जो है होमवर्क देते हुए कहा है कि जब भी आप छुट्टियों में कहीं घूमने जाए तो वहां के भूत दृश्यों का आप चित्र बना करके लाए। एक बहुत ही बढ़िया और गजब का चैप्टर हमारा है, ये 7th क्लास से ज्योग्राफी की बुक का पहला चैप्टर है पर्यावरण। पर्यावरण और इसमें महत्वपूर्ण बातें आती हैं, पर्यावरण किसे कहते हैं और ये किससे मिलकर के बनता है, पर्यावरण की हमें जरूरत क्यों होती है, हमारे पास मौजूद सभी जैव अजैव वस्तुएं वो हमारा पर्यावरण है, पारितंत्र किसे कहते हैं, इसकी आवश्यकता क्यों है, पारितंत्र मानव का पारितंत्र क्या है, ये हम सब बातें इस चैप्टर में जान चुके हैं। रही बात इस चैप्टर के क्वेश्चन की, तो वो क्वेश्चन भी आपको हम अलग से बोर्ड पर समझाएंगे एक एक करके और आपको ये चैप्टर बिल्कुल इजी लगने लगेगा। तो इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। जितने भी न्यू स्टूडेंट इस चैनल को देख रहे हैं वो जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले समय में जितनी भी महत्वपूर्ण एनसीईआरटी की वीडियोस की नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहे। तो नमस्कार, जय हिंद।